हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख लिया था। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे को एक एंगल दिया हुआ मिलेगा और साइड दी हुई मिलेगी। हो सकता है कि एंगल और साइड देखकर हमसे सेकंड साइड पूछ ले, या दो साइड देखकर हमसे क्या पूछा जाए, एंगल पूछा जाए। तो इस चैप्टर में हमारे को ये याद रखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होगा पी बी पी अपॉन एच एच वी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये याद रखना है कि हमारे पास एक ग्राउंड लेवल होगा। इस ग्राउंड लेवल से मान लो कि ये टावर है, और इस पॉइंट से हमने टावर के ऊपर क्या डाला है, एलिवेशन। ठीक है, सेकंड मैंने एक एग्जांपल लिया कि यही ग्राउंड लेवल है, ये टावर है, टावर एच हाइट के ऊपर है। अब की बात, इसमें से मैंने एक पॉइंट से क्या डाला था, एलिवेशन। मैंने पॉइंट से क्या डाला था, एलिवेशन। अब की बात मैं टावर के टॉप से क्या डाल रहा हूं, डिप्रेशन। दोनों ही केस में एक चीज याद रखनी है कि जब एलिवेशन एंगल बनता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। मतलब एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ग्राउंड के पार्ट के साथ एंगल बनता है, मतलब यहां एंगल बनेगा जो भी बनेगा। क्या बात क्लियर है? अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो जो डिप्रेशन होगा, ठीक है, जो डिप्रेशन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा। अब चाहे एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, दोनों ही केस के अंदर जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। अब यहाँ तो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन की फॉर्म में, तो फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे को इस बेस के पैरेलल एक क्या लाइन करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे हमारा डिप्रेशन का क्वेश्चन हो चाहे हमारा एलिवेशन का क्वेश्चन हो, दोनों ही केस के अंदर जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो डिप्रेशन एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से कोई चीज देखी जा रही है नीचे, तो थीटा डिप्रेशन एंगल बन रहा है। आप बोलोगे कि ये लाइन और ये लाइन एज ए पैरेलल काम कर रही है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा का है, तो ये भी कितने का होगा, थीटा का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बात समझ में आ गई? चाहे हमारा एलिवेशन हो चाहे हमारा डिप्रेशन हो, दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाते हैं। तो ये तो एलिवेशन है, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये तो इजीली एंगल बना लेगा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ वर्टिकल है और यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर है। अब डिप्रेशन का नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे होता है। तो इस ऊपर वाले एंगल के पास, इस टॉप के पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी, तो हमारे को इस बेस के, इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, और यहां से फिर हमने एंगल बनाया। अब ध्यान रखना है कि जो भी एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनता है, मतलब एंगल यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा किससे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें ऐसे पूछूं कि एक शेडो है, मान लो एक ये कोई टावर है, इस टावर की शेडो बन रही है यहां पर, ठीक है, और एंगल चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, एंगल। अब एंगल चेंज कर दिया तो यहां पर ये पॉइंट, अब शेडो बढ़ रही है यहां पर। क्या बात समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये 30 का है, ये 60 का है, और ये कितने का हुआ, 90 का। पहली चीज तो ये समझनी है कि सर 30 डिग्री और 45 डिग्री में कौन कैसे आएगा। तो ये याद रखना है कि देखो 90 से पहले कौन आएगा, 45 आएगा या 30 आएगा, तो आप बोलोगे कि 45 आएगा। फिर 45 के बाद में कौन आएगा, 30 आएगा। मतलब पहले अपना जो ऑर्डर चलेगा वो कुछ ऐसे ऑर्डर में होगा, 30, 45 और 90। डिसेंडिंग ऑर्डर में ले तो 90, 45 और 30। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि देखो, इस वाले चीज को समझना कि ये वाला जो टावर है, ये 45 के साथ जो शैडो बना रहा है वो सिर्फ इतना ही बना रहा है। बात समझ में आई? 45 के साथ ये टावर सिर्फ इतनी शैडो बना रहा है, जबकि 30 के साथ जो शैडो बनाएगा वो यहाँ से, इस टावर तो अभी भी इतना ही है, लेकिन 30 डिग्री के लिए जो शैडो होगी वो इतनी बढ़ जाएगी। तो लॉन्गर वाला पार्ट कौन सा होगा, इसके जस्ट आगे वाला। आप कहोगे कि 30 डिग्री के लिए जो हमारे पास लेंथ ऑफ शैडो होगी वो इतनी होगी, बताओ। 30 के लिए ये बेस होगा यहाँ से यहाँ तक, जबकि 45 के लिए बेस इतना ही होगा। तो लॉन्गर पार्ट ये हुआ ना। तो आप यहाँ से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो उसके लिए कि अगर एंगल की वैल्यू बढ़ती है तो शैडो की लेंथ क्या होती है, कम। या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, तो शैडो की लेंथ क्या होती है, लॉन्गर होती है। देखो लॉन्ग, इतना पार्ट लॉन्गर हुआ,
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे को एनसीईआरटी में देखने को मिला है कि वो लॉन्गर पार्ट पूछ रहा है, तो देखो वो 40 मीटर लॉन्गर था, तो यानी कि ये वाला पार्ट 40 मीटर लॉन्गर होगा, क्योंकि देखो 45 के लिए भी इतना बेस काम में आ रहा है और 30 के लिए भी इतना बेस काम में आ रहा है, बट ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा 45 मिलने के लिए बन रहा है, 30 के लिए, 30 के लिए, तो 30 के लिए तो लॉन्गर हुआ, तो लॉन्गर पार्ट से कितना होगा ना कि बात समझ गई। तो आप बोलोगे कि अगर एंगल की वैल्यू को मैं डिक्रीज करूंगा तो शैडो की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये अगर एक्स का है तो अब पूरी शैडो कितनी की होगी, एक्स प्लस 40 की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अगर हम बात करें तो मैंने अभी बता दिया कि जैसे मान लो 30 और 60, अब मैंने ये डायग्राम लिया, अब आप मुझे बताओ ये तो 90, क्योंकि बिना 90 के तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होगी, ये एंगल कितना होगा। आप बोलोगे कि सर देखो 90 और 90 के पास 30 और 60 में से कौन आएगा, 60 आएगा, और 60 के पास कौन आएगा, 30 आएगा। इन केस आप लोग कभी लाइनों के अंदर कंफ्यूज हो जाओ तो मैंने उसके लिए भी एक चीज सोची है क्या, कि आपका ये 90 हुआ, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर मैं इसको तो ले लूं 30 और इसको ले लूं 60, तो आप मुझे बताओ आप एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हो, तो एक ही ट्राइंगल की बात होगी। इन केस अगर आपने यहाँ पर 60 ले लिया तो फिर ये 30 होगा, तो ये तो फिर ट्राइंगल के बाहर चला गया। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि हमारा जो 60 और 30 होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा 90 के अपोजिट होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमने, ये लाइन के 90 अगर राइट साइड है तो बनने वाले जो एक्यूट एंगल होंगे वो लाइन के कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड। इन केस अगर आपका 90 लेफ्ट साइड है, आपका 90 लेफ्ट साइड है, तो आपके बनने वाले एक्यूट एंगल कहाँ होंगे, लाइन के राइट साइड। अब कंफ्यूजन नहीं होगी डायग्राम। अच्छा, फिर आप लोगों के पास बैलून वाला क्वेश्चन था। देखो मैंने ऐसे बोला कि यहाँ से कोई एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर बैलून की ग्राउंड से हाइट दे रखी है 88.2। एक लड़का यहाँ खड़ा है, लड़का बैलून को देख रहा है। अब बैलून को देख रहा है तो ये इसकी जो आइज होगी वही इस पार्ट को देख रही है, तो इसका इतना पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, ऑब्जर्वेशन में किसी काम का नहीं। मान लो लड़के की हाइट 1.2 मीटर है, तो हमारे पास 1.2 मीटर का कोई काम नहीं है। अब ये सभी 1.2 मीटर काम में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो एलिवेशन होगा वो आइज के साथ होगा। और अभी मैंने एक बात बोली थी कि एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, मुझे क्या चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इसकी आंख यहाँ है, इसकी आंख ऊपर है, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे को इतनी हाइट का कोई काम नहीं है, यानी कि 88.2 में से इस 1.2 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो एक्चुअल में मेरे पास जो हाइट रहेगी वो कितनी काम में आएगी, 87। अब यहां से मैंने कहा कि कुछ टाइम बाद में बैलून मूव कर रहा है। अब देखो मूव करने वाले क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं। अगर बैलून हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये वाले मूव करेगा हॉरिजॉन्टल। अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस चेंज नहीं करी है, तो हाइट चेंज नहीं हुई है, सॉरी कांस्टेंट हाइट है तो हाइट चेंज नहीं हुई है, तो हाइट चेंज नहीं हुई है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो मतलब यहाँ जो 87, ये पूरा जो टोटल हाइट है 88.2, उतनी हाइट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हाइट क्या है, सेम। लड़का अभी भी उसी जगह टिका हुआ है ना, वहीं खड़ा है। अब ये वाला एंगल बन जाएगा हमारा। अच्छा, जो हमारे पास लड़की की हाइट यहाँ 1.2 है, तो यहाँ भी 1.2 है, तो यहाँ भी कितनी होगी, 1.2। तो जो भी हम डाटा अप्लाई करेंगे वो किसके लिए करेंगे, सिर्फ 87 के लिए। क्या बात समझ में है? एक बार ये ट्राइंगल उठा लेंगे, एक बार ये ट्राइंगल उठा लेंगे, आगे यही क्वेश्चन अगर ऐसा कहता कि हमारे पास ये बैलून की हाइट है, ठीक है, मान लो ये बैलून की जो हाइट है ये है 88.2 ग्राउंड से। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा था, लड़का अपनी आंख से देख रहा है, तो आपको पता है कि आंख से देखने के लिए एलिवेशन के लिए क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिएगा ये 1.2 मीटर हाइट है, ये 1.2 मीटर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए जो डाटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 87। यहाँ मैंने ऐसे बोला था कि इनकी जो हाइट है वो कांस्टेंट है, सेम है, और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था बैलून। इन केस अगर वो बैलून हॉरिजॉन्टल मूव ना करके वर्टिकल मूव करे, मतलब वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पे जाएगा, पहले बैलून यहाँ था, अब वर्टिकल मूव करेगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। अब बच्चा जब देखेगा अपनी आंख से तो वो उसकी तरफ देखेगा। तो अब यहाँ पर मेरे को बताओ कि जो इस वाले ट्राइंगल की, छोटे वाले ट्राइंगल की जो हाइट होगी, यहाँ एंगल होगा, ठीक है,
और ये तो हो जाएगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो इसके लिए हाइट कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर कितना रहेगा 87। बट क्या इसके लिए 87 रहेगा या 87 प्लस एच रहेगा? तो आप बोलोगे कि बड़ा ट्राइंगल है तो बड़ा पार्ट आएगा, तो 87 प्लस एच। अच्छा ये भी ध्यान रखना, छोटा पार्ट छोटा एंगल, बड़ा पार्ट बड़ा एंगल। मान लो एक एंगल 45 का और एक 60 का है, तो कंफ्यूज मत होना। छोटा वाला एंगल अगर लाइन टू लाइन समझ में आती है, अगर आपकी इंग्लिश सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स देख रहा हूँ, मान लो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता हो, तो यहाँ पर कीवर्ड्स याद रखना। क्या कि देखो छोटी लाइन है छोटा एंगल बनेगा, बड़ी लाइन है तो बड़ा एंगल बनेगा। बताओ इनमें से कौन सा आर्क बड़ा है? जो आर्क बड़ा होगा वो बड़ा एंगल लेगा, जो छोटा आर्क है वो छोटा एंगल लेगा। तो 45 का तो ये हो जाएगा और 60 का ये हो जाएगा। वर्टिकल में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जबकि हॉरिजॉन्टल में हम सामने की तरफ चलेंगे। यहाँ हाइट सेम रहेगी जबकि यहाँ हाइट सेम नहीं रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़िए। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो स्टैंडर्ड लेवल पर आता है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे? ऐसा कौन सा एंगल है ना, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर और ये बेस सेम होंगे? तो आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा आंसर देना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या हो, सेम हो। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम है तो परपेंडिकुलर और बेस अपने आप को काट देंगे तो आंसर कितना आएगा 1 जो होता है वो tan थीटा के अंदर किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे tan 45 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कंपेयर कर रहे हैं तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45, यानी 45 डिग्री ऐसा एंगल होगा जिस पर लेंथ जो उस पर हाइट जो होगी वो उसके बेस के क्या होगी इक्वल। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोड की जो हाइट होगी वो उसकी शैडो के जब इक्वल होगी तो एंगल कितना बन रहा होगा? तो एंगल कितना बन रहा होगा 45 बन रहा होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़े। इसके अलावा हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर मान लो ये कोई सी लेवल है, ध्यान से सुनना, ये क्या है? कोई सी लेवल। इस सी लेवल से 10 मीटर अबव मान लो कोई शिप का डेक है, 10 मीटर अबव ये सी लेवल है। इस सी लेवल के 10 मीटर अबव में कोई डेक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो माउंटेन के टॉप को देख रहा है, माउंटेन को टॉप को देख रहा है। अब आदमी माउंटेन के टॉप को देख रहा है मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो बनने वाला एंगल क्या होगा? एलिवेशन होगा। एलिवेशन एंगल हो या डिप्रेशन एंगल हो, हमें क्या चाहिए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमें इसके पैरेलल एक क्या खींचनी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ पर हमारा एलिवेशन एंगल आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये 10 का है तो ये भी कितने का होगा? 10 का। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे को यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस दे रखी है और ये हमारे से पूछ रहा हो तो हम इसको h मान लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि माउंटेन की हाइट क्या है तो बताओ माउंटेन की हाइट p है, tan है या p प्लस tan है? तो आपका आंसर कितना होगा? p प्लस tan। पूरा ही होगा ना माउंटेन की हाइट। तो क्लियर? अब यही क्वेश्चन अगर समझो, यही क्वेश्चन ऐसे कहें कि सी लेवल के ऊपर अगर वो कहे माउंटेन की हाइट क्या है तो आपने बोल दिया इतना है, ठीक है, हम सी लेवल से काउंट कर रहे हैं क्योंकि नीचे कितना है वो हमारे को आइडिया नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर एक वर्ड आ जाए, इसी क्वेश्चन में एक क्या आ जाए? वर्ड आ जाए, और वो वर्ड क्या हो? रिफ्लेक्ट। क्या? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना। अगर मैंने सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये वर्ड नहीं आ रहा है, और पूछा कि माउंटेन की हाइट निकालो, तो आप बोलोगे कि ये तो 10 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मेरे को परपेंडिकुलर मिल जाएगा tan थीटा के साथ, ठीक है, और परपेंडिकुलर में tan को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास माउंटेन की हाइट आ जाएगी। इन केस अगर मेरे को रिफ्लेक्ट वर्ड मिल जाए और फिर मेरे को माउंटेन की हाइट पूछे तो मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे कि जितना पानी के ऊपर ऑब्जेक्ट है ना, उतना ही हाइट हमारे को इसके नीचे मिलेगी, मतलब पानी के अंदर मिलेगी। तो ऊपर जो हाइट है वो 10 है, p है या p प्लस 10 है, तो आपका आंसर होगा p प्लस 10 हाइट है। तो p प्लस 10 अगर पानी के ऊपर है तो p प्लस 10 ही कहाँ होगा? नीचे होगा। अब आदमी तो यही खड़ा है और अपनी परछाई को देख रहा है। किसको देख रहा है? अपनी परछाई को देख रहा है। तो अपनी परछाई को देख रहा है तो ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो हमारे पास बताओ एंगल एलिवेशन है या डिप्रेशन है? तो आप बोलोगे कि ऊपर से नीचे है मतलब डिप्रेशन है, यानी यहाँ कोई एंगल क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि हम जो भी एलिवेशन एंगल बनाएंगे डिप्रेशन एंगल बनाएंगे, ठीक है, मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ। चाहे हम लोग एलिवेशन एंगल बनाए चाहे हम डिप्रेशन एंगल बनाए, कैसी लाइन होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। इस डायग्राम को मैंने ऐसे कंप्लीट कर लिया।
अब आप मुझे बताओ कि ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। कैसे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। मुझे बताओ ये यहाँ पर p प्लस 10 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, p प्लस 10। ये आपका 90 रहेगा, ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, अब ये तो हो गया एंगल, एंगल के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना है, p प्लस 10 तो इतना पार्ट है, ये 10 है तो कितना हो गया p प्लस 20। आपका जो पूरा हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, p प्लस 20। क्वेश्चन में आपको बेस दिया हुआ मिलेगा, बताओ यहाँ जो बेस होगी वही बेस तो ये होगी, क्योंकि अगर हेड की टॉप की डिस्टेंस जितनी है उतनी कितनी डिस्टेंस किसकी होगी, फुट की होगी। तो यहाँ जो डिस्टेंस गिवन थी वही डिस्टेंस यहाँ था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। क्या मेरे को यहाँ पर p की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। अब आपके पास p की वैल्यू मिल गई और अगर आपसे पूछे माउंटेन की हाइट क्या है तो आप बोलोगे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ p प्लस 10 है, ठीक है, तो p प्लस 10 हमसे यहाँ से आंसर बना सकते हैं, ठीक है। या ऐसे पूछे कि इसके फुट से ये डिस्टेंस कितनी है तो भी हमारा आंसर बन जाएगा ऐड करके। एक तो ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा, एक होता है इधर वाला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ आता है इधर, क्या लिखा हुआ मिलता है इधर। यहाँ पर माउंटेन की हाइट कितनी होगी बताओ, ये पानी के अंदर, ये पानी के ऊपर। वो ऐसे पूछेगा यहाँ पर माउंटेन की हाइट ना पूछ के वो ऐसे पूछेगा कि कितना पार्ट पानी के अंदर है और कितना पार्ट पानी के बाहर है। तो ये पार्ट पानी के अंदर है, ये पार्ट पानी के बाहर है। और डेक से भी पूछ सकता है कि डेक से कितनी डिस्टेंस पर है, तो p प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर सी के ऊपर की बात कर रहा है तो ये आंसर है, सी के नीचे की बात कर रहा है तो ये आंसर है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये आंसर है। माउंटेन की हाइट वाला क्वेश्चन तो बिना रिफ्लेक्ट के हमने बता ही दिया था ना अभी। अच्छा, इधर वाला पार्ट पूछे, कौन सा वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। तो इधर वाले पार्ट में जैसे मैं बोलूं कि इधर सिप है ना, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए वन बियॉन्ड, तो आप ऐसे केस में ऐसे कहोगे कि जैसे ये तो टावर है, टावर से एक आदमी देख रहा है किसको, सिप्स को देख रहा है ना, और वो सिर्फ इधर साइड है, कैसी साइड में है, इधर साइड, या फिर एक दूसरे के क्या है, बियॉन्ड है, मतलब एक सिप यहाँ है तो दूसरी इसके बियॉन्ड है, या इधर साइड का मतलब दोनों एक ही तरफ है। तो यहाँ नहीं, एक पर्सन, पहले पर्सन इस सिप को यहाँ देखना है, दूसरी टाइम पे उसी टाइम पर दूसरी सिप को यहाँ देखना है। अब ऊपर से नीचे आदमी देख रहा है, दोनों अलग अलग सिप है ना, दोनों टाइम देख रहा है, तो वो ऊपर से नीचे देख रहा है, मतलब डिप्रेशन है तो ये एंगल और ये एंगल। अब आप बोलोगे कि ये छोटा एंगल है तो यहाँ पर छोटा एंगल मिलेगा, ये बड़ा एंगल है तो यहाँ पर मिलने वाला एंगल कौन सा होगा, बड़ा होगा। तो आपको पता है कि 90 के बाद में यहाँ तो यहाँ, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर 45 है, 30 में से कुछ मिलेगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 30 मिलेगा। बात समझ में आ रही, बड़ा पार्ट बड़ा एंगल, बड़ा पार्ट बड़ा एंगल, छोटा पार्ट छोटा एंगल। बड़ा पार्ट इस लाइन के साथ बना है, देखो तो इसके पास आएगा बड़ा एंगल, छोटा पार्ट इस एंगल के साथ, इस लाइन के साथ बना रहा है तो छोटा पार्ट यहाँ आएगा। अगर इधर साइड ना मिले, अपोजिट साइड मिले, कौन सी साइड, अपोजिट साइड, तो आप बोलोगे कि ये टावर है, अपोजिट साइड से मतलब एक इधर होगा तो दूसरा इस तरफ होगा। अब वो सिप को देख रहे हैं तो ऊपर से ही देख रहा है, तो अब ये वाला अगर मान लो थीटा है तो ये कितने का होगा, थीटा का। ये अल्फा है तो ये भी कितने का होगा। कहने का मतलब अगर इधर साइड लिखा है या वन बियॉन्ड लिखा हुआ है तो दोनों ही एक ही साइड बनेंगे, जबकि अपोजिट में एक इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको 30 बोल रहे हैं, इसको 45, या इसको 45 बोल रहे हैं 30, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन है कैनाल की विड्थ का है, तो कैनाल की विड्थ मान लो ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, और जो ट्रांसमिशन टावर है वो कैनाल के किसी एक बैंक के ऊपर है, दूसरा बैंक यहाँ पर है। यहाँ से मान लो मैंने किसी आदमी को बैठाया और इसको देख रहा हूँ, आफ्टर टी टाइम यहाँ से मान लो एक शिप थी जो कुछ टाइम पे यहाँ थी, अब शिप टूवर्ड्स चल रही है टावर की तरफ। देखो टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स चल रही है टावर की तरफ, तो वो टावर की तरफ आएगा। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि तरफ आना, तो टूवर्ड्स है मतलब पहले सिर्फ यहाँ थी अब सिर्फ यहाँ पहुंच गई है तो टूवर्ड्स जा रहा है। अगर मैं अवे की बात करूँ तो मान लो पहले सिर्फ यहाँ थी और अब अवे जा रही है, मतलब दूर जा रही है। बात समझ लो। अगर मैं आप बात करें टूवर्ड्स तो वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब टावर की तरफ शिफ्ट होगा। मान लो अगर फर्स्ट शिफ्ट ये है तो टूवर्ड्स जो आएगा तो सेकंड शिफ्ट यहाँ होगी। इन केस अगर मैं अवे बात करूं तो फिर फर्स्ट शिफ्ट यहाँ होगी और दूसरी सेकंड शिफ्ट कहाँ होगी, यहाँ, तभी तो अवे करेगा ना। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो शिफ्ट है उसकी डिस्टेंस टावर से क्या जा रही है, अवे जा रही है।
यहाँ तक क्लियर। अच्छा, मान लो यहाँ पर भी डिप्रेशन कर रहा है तो छोटा एंगल, छोटा पार्ट छोटा एंगल, बड़ा पार्ट बड़ा एंगल। अभी मैंने एक बात बोली थी कि 90 अगर राइट हैंड साइड है तो बनने वाले जो भी एक्यूट एंगल होंगे वो कौन सी साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे। अगर देखो कैनाल की विड्थ निकालनी है तो देखो पहला ट्राइंगल तो ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दूसरा ट्राइंगल ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन टोटल बेस। मान लो ये x का है, ये y का है और ये पूरा कितने का है, z का है। तो आपका आंसर होगा x अपॉन y इक्वल टू tan थीटा और x अपॉन z इक्वल टू tan अल्फा, जो भी एंगल दिया वहां से हम सॉल्व करेंगे। अगर मुझे कैनाल की विड्थ पूछ रहा है तो z पूछ रहा है। अगर वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ कितनी डिस्टेंस कवर किया है तो मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। सिर्फ ये कह रहा है कि अब कितनी डिस्टेंस बची है तो मेरे को ये निकालना है। इन केस अगर ये पूछ रहा है तो ये तो आ जाएगा आंसर। ये निकालना होगा तो पूरे में से इसको क्या कर, सॉरी ये निकालना होगा तो पूरे में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। और अगर ये पूछेगा तो ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तो वहां से आपको क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। कुछ ऐसे ही डायग्राम के साथ हमारे पास क्वेश्चन थे। अच्छा, शैडो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। लॉन्गर, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज करेंगे तो शैडो की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये याद रखना। और हमारे पास इसके अलावा क्वेश्चन, अच्छा एक पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन था और उसमें क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि कोई टावर है और टावर के फुट से एक पॉइंट तो है 4 मीटर अभी और एक दूसरा पॉइंट जो है वो है 9 मीटर अभी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 9 मीटर अभी, फुट से एक पॉइंट है 4 मीटर अभी, दूसरा पॉइंट है 9 मीटर अभी। यहां से हमने एक एलिवेशन डाला है, क्या डाला है, एलिवेशन। इन पॉइंट से हम एलिवेशन डाल रहे हैं और ये जो एलिवेशन एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का आप समझते हो कि अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये थीटा का है तो आप बोलोगे जैसे मान लो दो एंगल है, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, 90। तो अगर फर्स्ट थीटा का है तो सेकंड कितने का होगा बताओ। ये प्लस का थीटा इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बताओ ये कितने का हो जाएगा, 90 माइनस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपने इसको थीटा माने, अगर इसको थीटा माने हो तो ये कितने का हो जाएगा, 90 माइनस। इससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों से क्या आएंगे, सेम है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, मान लो मैंने लिख लिया ए बी सी और डी। आप बोलोगे कि देखो सर ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर में मान लेता हूं जैसे एच, तो परपेंडिकुलर तो है एच, अपॉन में बेस कितना दे रखा है 4, इक्वल टू में क्या बन रहा है tan थीटा। दूसरा अगर हम बात करें ए बी डी की बात करें तो परपेंडिकुलर तो अभी भी एच है लेकिन इस बार बेस कितना हो गया है, 9 हो गया है ना, ए बी डी के लिए। तो ये वाला BD होगा बेस, तो एच अपॉन 9। इस बार भी tan का फॉर्मूला लग रहा है लेकिन एंगल कौन है, tan 90 माइनस थीटा। प्रीवियस वाला जो सेशन था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि 90 पर वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। तो tan किसमें चेंज होता है, कॉट में होता है और थीटा ऐसा था। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल लगेगा क्या, कि देखो ना तो LHS के इक्वल आ रहा है, ना RHS के इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें LHS के और RHS के इक्वल ना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। अगर RHS इक्वल होते तो बात ही खत्म हो जाती, फिर हम क्या कर लेते, RHS इक्वल है तो फिर LHS की क्या हो जाती, इक्वल। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो LHS से मल्टीप्लाई होगी और RHS से मल्टीप्लाई होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे H को H पे कराऊंगा तो H स्क्वायर 9 4 जा 36, tan थीटा ऐसा का ऐसा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, H स्क्वायर इक्वल टू 36 इक्वल टू में आ गया 1, यानी H स्क्वायर का आंसर आ गया 36। आप रूट लोगे तो रूट 36 अंडर रूट सॉरी स्क्वायर रूट 36 जो आंसर देगा प्लस माइनस 6। लेकिन आपको पता है कि H जो है वो साइड है, लेंथ है, हाइट है। हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि यहाँ पर टावर की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा, और PYQ में एक अच्छा क्वेश्चन देखा है हमने, वो ये है कि मान लो ये कोई टावर है, क्या है कोई टावर। इस टावर की हमारे को जो हाइट है वो दे रखी है 12 मीटर और ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और यहां पर मैंने दे दिया tan 2/5। क्या दे दिया, tan 2/5।
यहाँ पर मैंने थीटा वीटा नहीं दिया, 30 45 60 90 ऐसा कुछ नहीं दिया, मैंने यहाँ पर एंगल बताया है, और एंगल क्या बताया है, 10 2/5। अब कैसे करें, तो आप बोलोगे कि सर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मान लो कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो परपेंडिकुलर कितना है, 12 अपॉन में एक्स। मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके साथ जाता है, एंगल के साथ, और वो एंगल कौन होता है, 10 2/5। ठीक है, एंगल हमारे को 2/5 दिया हुआ है, तो ये एंगल दिया हुआ है 2/5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो किसके साथ जाता है, 10 की, तो एंगल कितना दिया हुआ है 2/5, 30 होगा तो 30 लगता है, ऐसे 2/5 दिया हुआ है तो फिर क्या रखेंगे 2/5 रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा मान लो tan थीटा इक्वल टू 2/5, तो tan थीटा की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 2/5, यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि tan थीटा है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/5, तो आप 2/5 रखोगे, 2/5 रखोगे तो x को लेकर जाओगे ऊपर, ट्रांसफॉर्मिंग में 5 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, यानी कि 2 1 2 और 2 6 12, यानी कि x का आंसर कितना हो गया, यानी ये कितना होगा 30। मतलब एंगल की फॉर्म में ना देकर रेशियो की फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एंगल की फॉर्म में ना देकर किसकी फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, रेशियो की फॉर्म में। अगर मान लो यहाँ पर tan थीटा ना देकर sin थीटा दिया हुआ होता तो कैसे करते, तो आप बोलते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 2/5 है, तो 2 तो हो गया परपेंडिकुलर, 5 हो गया हाइपोटेनियस, तो आप लोग पाइथागोरस से बेस निकालते जो कितना आता है, इसको कन्वर्ट करते किसमें, tan थीटा में, tan थीटा में करते तो हमारा आंसर कितना बनता 2/2। ऐसा क्यों बनता, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ले रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरे को ये एंगल भी किस फॉर्म में चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसका होता है tan का। तो अगर यहाँ साइन दिया होता तो उसको भी tan में कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ tan ही दिया हुआ था तो हमारा ऐसा कैसे क्या बन गया, आंसर बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा आगे चले, देखो एक वर्ड होता है मिड और एक होता है बिटवीन, दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान से सुन लो। इसके ऊपर पोल हाइट वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पोल अपोजिट साइड्स में थे, ठीक है, अपोजिट साइड्स में थे, और ये रोड के बीच में, दोनों पोल की हाइट इक्वल थी, ये h का है तो ये भी कितने का है, h का। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूँ कि इस रोड के बिटवीन में कोई पॉइंट है। अब बिटवीन का मतलब ये होता है कि मेरे पास जैसे मान लो कि दो पोल है, इनके बिटवीन, इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी किस में काउंट होंगे, बिटवीन में काउंट होंगे। समझ लो, बिटवीन वर्ड आ जाए तो बिटवीन मतलब इन दो पोल के बीच में जो भी पॉइंट्स है वो सारे ही क्या है, बिटवीन है। बिटवीन है तो मान लो कि मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया, तो अगर ये इसके बीच की जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, तो अगर ये पोर्शन x का है तो बताओ ये कितने का होगा, x माइनस 80 होगा या 80 माइनस एक्स होगा। तो आप बोलोगे कि ये जो पोर्शन होगा वो 80 माइनस एक्स होगा। कैसे होगा सुनना, ये मान लो मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर मैं मिला दूं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, इतना फर्स्ट पार्ट इतना सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिलाकर जो मिलेगा वो कितना बनेगा, 80 बनेगा। अगर मेरा फर्स्ट पार्ट x का है, फर्स्ट पार्ट कितने का है, x का, तो बताओ सेकंड पार्ट कितने का होगा, प्लस का x बजा के किसका होगा, माइनस का, यानी कि 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से एलिवेशन डाल रहा था और यहाँ से एलिवेशन डाल रहा था। अब यहाँ पे सर 30 कहाँ लगे, 45 का लगे, 60 कहाँ लगे, तो कहीं पर भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके क्यों, क्योंकि सर यहाँ 90 अलग अलग हो रहे हैं। वो फर्क पड़ता है यहाँ पर जब हमारे पास ऐसे डायग्राम है, जब एक ही 90 होगा तो हमारे को लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि पहले 30 बनेगा फिर उसके पास बड़ा वाला एंगल बनेगा। इनकेस अगर यहाँ 45 होता तो 45 60, 30 45 होता तो 30 यहाँ होता, 45 यहाँ होता। क्या बात समझ में आ रही। अगर ये मिड में बोलता, कौन सा वेव बोलता, मिड वेव, तो मिड का मतलब होता है बीचों बीच, मतलब ये डिस्टेंस भी 40 होती है और ये डिस्टेंस भी क्या होती है 40, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। बिटवीन का मतलब कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है और मिड का मतलब बीचों बीच हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कोई क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो रह नहीं रहा, फिर भी अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन हो जो परेशान कर रहे हो या एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके लिए पर्सनली वो वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और या ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपने PYQs में देख रखे हो और वो आपको परेशान कर रहे हो तो वो क्वेश्चन मेरे को इमेज भेज सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन करके ढंग से बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, अपडेट होते रहो, और सेशंस को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सेशन को लाइक करें। थैंक यू।